हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री में अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर सेकेंड। न्यू एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है वो चैप्टर सेकेंड है और पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर थर्ड है, ठीक है, नहीं तीसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत रसायन। इस चैप्टर में आज हम पूरा पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, यानी हम बेसिक से छोटी छोटी परिभाषाओं को लेकर चलेंगे विद्युत रसायन, ठीक है। तो ये जो विद्युत रसायन है बच्चों, एक प्रकार से रसायन की ही क्या है, शाखा है। क्या है? शाखा है। रसायन की क्या है बच्चों? एक शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, देखिए इसी शब्द में पूरा परिभाषा छिपा हुआ है। विद्युत और रासायनिक पदार्थों की जो घटना है, हम यदि उनका अध्ययन करेंगे तो वो जो शाखा है वो विद्युत रसायन कहलाएगा। किसी भी परिभाषा को याद करने से पहले उसके शब्द का अर्थ निकालें। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो यानी विद्युत से संबंधित अध्ययन करेंगे, साथ में केमिस्ट्री सब छुपा हुआ है, मतलब रासायनिक पदार्थों के बीच में परिघटनाएं किस प्रकार से होती है उसका अध्ययन करेंगे, तो वो आपका विद्युत रसायन कहला जाता है। केमिस्ट्री में कई सारी शाखाएं होती हैं। अच्छा, ये शाखाओं की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे मान लीजिए एक साथ स्कूल के सभी बच्चे खड़े हुए हैं, अब उनको यदि हम 9th का मैथ पढ़ाएंगे तो फिर वो 8वीं वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा, सही है कि नहीं। यदि 12th का बायोलॉजी हमने पढ़ाना शुरू कर दिया तो 9th का बच्चा समझ में नहीं पाएगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं। तो फिर करते क्या है, सबका अलग अलग टोली बना देते हैं कि 9th क्लास का बच्चा इस कमरे में बैठेगा, 12th का इसमें, 11th का इसमें, ताकि उनको समझाना पढ़ाना आसान हो जाए, बच्चों को समझना भी आसान हो जाए, क्योंकि सब सब्जेक्ट का अलग अलग वहां पे पढ़ाई शुरू होगा। ऐसे ही रसायन की कई सारे शाखाएं हैं, क्योंकि हम यदि सभी चीजों को एक साथ कंबाइन कर देते तो फिर पढ़ना या पढ़ाना, समझना या समझाना कठिन हो जाता। इसलिए इनको अलग बांट दिया गया है कि ऐसी चीजें जो रासायनिक पदार्थों से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, उसको पूरा का पूरा पदार्थ एक ही शाखा में रख दिया गया, जिसे हम विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी एक शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों में जो क्रिया विधि होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl टूट करके H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाया, विद्युत अपघट है, टूट करके वो प्लस और माइनस में अपघटित हो गया। एक हमने विद्युत अपघट लगाया और इलेक्ट्रोड लगा करके परिपथ बना दिया और देखा कि धारा प्रवाहित होने लग गई, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उसमें धारा बहने लग गई। तो इस सारी चीजों का अध्ययन एक शाखा बना दी गई, ताकि पर्टिकुलर यदि कोई विद्युत रसायन का अध्ययन करना चाहता है तो उस शाखा के अंदर पूरी केमिकल केमिस्ट्री, यानी केमिकल से होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही, इसके अध्ययन करना में थोड़ा सा आसान हो जाए। कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत रसायन है क्या, एक शाखा है, ठीक है। रसायन शास्त्र का क्या है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों की परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं कुल मिलाकर के, जिससे हो सकता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, या तो उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हो तब रासायनिक अपघटन हो। दो कंडीशन हो सकता है ना, या तो मान लीजिए रासायनिक पदार्थ अपघटित होकर के ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, या तो उस रासायनिक पदार्थ में बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं तब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इसीलिए हम इस शाखा के अंतर्गत ऐसी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं जो कि रासायनिक पदार्थों से जुड़ा हुआ होता है। रासायनिक पदार्थों की परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, साथ में विद्युत का भी हम अध्ययन करते हैं। तो आपका रसायन का शाखा एक विद्युत रसायन कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई बच्चों कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक परिघटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। या तो हो सकता है कि किसी पदार्थ पर हमने विद्युत अपघट पदार्थ पर वार से इलेक्ट्रोड के माध्यम से धारा प्रवाहित किया तब अपघटित हुआ, या कि ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोड लगा करके परिपथ बना दिया, जैसे परिपथ हुआ तो अपने आप विद्युत अपघटन की क्रिया शुरू हुई और ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई। तो ये विद्युत और रासायनिक परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे, इनके बीच में किस प्रकार संबंध होता है, वो सारी चीजें इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब आप कहोगे सर इतना समय लग गया एक परिभाषा को समझाने में, क्योंकि हम बेसिक लेकर चल रहे हैं ना, वो आपके माइंड में फीड होना चाहिए कि केमिस्ट्री में केमिकल का अपघटन, पदार्थों का अपघटन फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होगी, या तो उस पर हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं तब उसका अपघटन होता है। तो फिर ये आपका जो परस्पर संबंध है वो आपका विद्युत रसायन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हम सबको पता है कि मान लीजिए हम एक छोटा सा सेल बनाते हैं, विद्युत अपघटनी या कोई भी सेल, तो उस सेल में बच्चों अपन क्या क्या लेते हैं कि एक हम विलयन लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं। जैसे हमने ये विलयन डाला, ठीक है, विलयन भर दिया
इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब ये धातु कैसा होना चाहिए, इसमें चालकता का गुण होना चाहिए और उस चालकता को हम कहते हैं धात्विक चालक। यानी ये जो चालकता का गुण होगा इसके अंतर्गत ये आपका प्रक्रिया कहलाएगा धात्विक चालक। धात्विक चालक यानी ये आपका एक पदार्थ है, ये धात्विक चालक है। क्यों? क्योंकि ये धातु का बना हुआ है बच्चों। और दूसरी बात ये है कि इसमें सुगमता पूर्वक इलेक्ट्रॉन का गमन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। तो जिन पदार्थों में, जिन धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है आसानी से, सुगमता से, ठीक है, जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होता है और वो यदि धातु है तो वो आपका धात्विक चालक कहलाता है। अर्थात एक ऐसा पदार्थ जिसमें हम धारा प्रवाहित करें तो इसके अंतर्गत अपघटन ना हो, परिवर्तन ना हो, केवल इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाए, तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों कहलाता है, यानी जो पदार्थ है ये कहलाता है धात्विक चालक। यानी एक ऐसा पदार्थ जिसमें हम धारा प्रवाहित करें वो टूटे नहीं, अपघटित ना हो, बल्कि केवल उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए, वो धात्विक चालक कहलाता है। जरूरत पड़ेगा ना। और इसमें जो हमने विद्युत अपघट भर रखा है, किसी भी सेल में 2 चीजें होगी, एक तो विद्युत अपघट होगा, एक इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड में परिवर्तन नहीं होता है, इलेक्ट्रोड में जिस संगठन से बना उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, 2 ही काम होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा। धात्विक चालक पर 2 ही काम हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो देगा। अभिक्रिया को संपूर्ण परिपथ को पूर्ण कराएगा, यानी जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा उसके इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में मदद करेगा, लेकिन उसमें स्वयं परिवर्तन नहीं होगी। लेकिन जो विद्युत अपघट होता है बच्चों, जो विद्युत अपघट होता है, जो विद्युत अपघट हमने मान लीजिए CH3COOH लिया, ये आपका दुर्बल विद्युत अपघट है। ये टूटता है तो इसमें परिवर्तन होता है, एसीटेट आयन आपका अलग बन जाता है और H पॉजिटिव अलग हो जाता है, तो फिर ये आपका ये विद्युत अपघट कहलाया। यानी कोई भी जब हम सेल बनाएंगे तो सेल में 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो आपका इलेक्ट्रोड होता है जो धातु का बना होता है, जिसे हम धात्विक चालक कहते हैं, क्योंकि इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, विद्युत धारा बहेगी, लेकिन इसके अंदर का रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये धातु है, जैसे कोबाल्ट का हो गया तो ये कोबाल्ट टूटता नहीं है कि भाई है ना 2 भागों में टूट जाए। लेकिन जो विद्युत अपघट होता है बच्चों, ये जो विद्युत अपघट होता है, ये विद्युत अपघट ये टूटता है, आपका आयन में बनाता है। जैसे CH3COH हमने St कम लिया बच्चों, तो ये 2 भागों में टूट गया है ना, प्लस और माइनस में। तो विद्युत अपघट क्या होता है कि यदि उसमें हम धारा प्रवाहित कर दें या तो उसे विलयन में मिला दें या गलित अवस्था में हो जाए तो वो आयन बना देता है, आयन देता है, वो आपका विद्युत अपघट कहला जाता है। 2 ही चीज मुख्य रूप से, यहां कुचालक की जरूरत नहीं है। कुचालक तो सबको पता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता वो कुचालक कहलाता है। लेकिन विद्युत अपघट एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि गलित अवस्था में या विलयन में रहता है तो वो आयन प्रदान करता है। कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे NaCl जब लेते हो बच्चों और इसको पानी में मिला दो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। क्या बनाएगा बच्चों? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। तो ये आपका क्या है? विद्युत अपघट है। HCl जब आप लोगे तो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। मतलब विद्युत अपघट ऐसे पदार्थ हैं जो कि गलित अवस्था में या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, इलेक्ट्रोड के माध्यम से परिपथ में उसे जोड़े तो आयन देते हैं बच्चों, तो ये आपके विद्युत अपघट कहलाते हैं। एक ही नहीं, कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो आप। जैसे आप KCl ले लो, ये टूटता बच्चों तो K पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव बनाता है। NH4OH ले लो, ये क्षार है लेकिन जब टूटता है तो NH4 पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है। तो ये सारे के सारे विद्युत अपघट हैं। ये सारे के सारे क्या है? विद्युत अपघट। कि जो पदार्थ विलयन में यदि हम किसी में मिला दें, विलयन में जिसे पानी में मिला दें या उसे गला दें तो आयन बना देता है, वो विद्युत अपघट कहला जाता है। और धात्विक चालक में हमने धारा प्रवाहित किया तो उसमें किसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा। लेकिन जो हमारे विद्युत अपघट होते हैं बच्चों, इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ये भी 2 प्रकार से होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट। प्रबल विद्युत अपघट किसे बोलेंगे? प्रबल विद्युत अपघट एक ऐसा विद्युत अपघट होता है जो कि जिसमें हम धारा प्रवाहित करें तो तुरंत आसानी से वो आयन में टूट जाए। 1-2 एग्जांपल आपने सीख ही लिया है। जैसे NaCl लेते हैं और जैसे इसको हम पानी मिलाते हैं तुरंत टूट करके आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। यानी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से यह आयनित हो जाता है तुरंत आसानी से।
और इसके जितना ज्यादा ये आयनित होगा, जितना ज्यादा इसमें आयन बनेंगे बच्चों, उतना ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो इसकी चालकता भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। आप HCl ले लो, आप KCl ले लो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KCl ले लो, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ये जल में मिलाते हैं, तो तुरंत ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और ज्यादा मात्रा में आयन बनाते हैं। और जितना ज्यादा किसी भी विलयन में जितना ज्यादा आयन होंगे, विद्युत धारा का प्रवाह उतना अधिक होगी, इसलिए उसकी चालकता भी अधिक होती है। इसे हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। लेकिन जैसे हम बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बच्चों, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट सीधा अपोजिट हो जाता है उसके, कि जो पूर्ण रूप से आयनित ना दे, मतलब थोड़ा कम मात्रा में आयनित हो, वो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाता है। यानी जल में मिलाते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है ना, कम मात्रा में आयनित होता बच्चों। जैसे आपका CH3COOH है, दो ही एग्जाम्पल याद करो काफी है। आप ले लो NaOH या NH4OH, ये जब टूटते हैं बच्चों तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाते हैं। इसमें देखें NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ सेशन कि भाई साहब प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट की यदि बात की जाए तो यूं आसानी से आप बता सकते हो कि ऐसे विद्युत अपघट्ट जो जल में मिलते ही पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, आयन में बदल जाते हैं, और जिसका ज्यादा आयन अधिक होगा उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। तो कभी कभी परिभाषा के साथ साथ अंतर भी पूछ दिया जाता है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, कि ऐसे विलयन या ऐसे पदार्थ जो कि जल के साथ पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल, और जो कम मात्रा में आयनित होते हैं वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब ज्यादा मात्रा में आयनित होते हैं तो इसकी चालकता अधिक होगी, और जो कम मात्रा में आयनित होते हैं बच्चों इसकी चालकता थोड़ी सी कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl KCl यहां पर ले सकते हो। यहां पर आपको हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट का CH3COH NH4OH। एक एक एग्जाम्पल आप तैयार कर लो। तो ये इस चैप्टर की कुछ पृष्ठभूमि है जिनकी जरूरत पड़ेगी। इसे आप झुठला नहीं सकते हो कि धात्विक चालक है क्या, कि जिसमें हम धारा प्रवाहित करें तो विद्युत रासायनिक परिवर्तन ना हो, लेकिन उसमें हम विद्युत अपघट्ट का प्रयोग करेंगे तो विद्युत अपघट्ट में क्या होगा कि धारा प्रवाहित करेंगे तो बच्चों कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन हो जाएगा। कहानी इतने में खत्म नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे आक्सीकरण अपचयन की, क्योंकि मेन रूप से आक्सीकरण और अपचयन ही इस कहानी का मेन सार है। क्योंकि यदि आक्सीकरण अपचयन आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है। और थोड़ा सा हम शार्ट में आज बात करेंगे, अगले लेक्चर में आक्सीकरण अपचयन का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लेकर आएंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आक्सीकरण की। आक्सीकरण, आक्सीकरण देखिएगा, करण मतलब ग्रहण करना, करण मतलब ग्रहण करना, शब्द का अर्थ निकालो आक्सीकरण, और कर्ण शब्द जुड़ गया मतलब ग्रहण होने, यानी ग्रहण हो रहा है। तो आक्सी मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर आक्सीकरण होगा। यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है बच्चों तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ सकता है, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। यदि ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो भी वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन का निकलना तब पर भी ऑक्सीकरण होता है। यानी धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, धन विद्युतीय तत्वों का निकलना क्या कहलाएगा बच्चों, निकलना, ऑक्सीकरण होगा। अपोजिट है ना एक दूसरे के। भाई ऋण भी जुड़ेगा तो धन तो निकलेगा, तो वहां पे ऑक्सीकरण होगा। लेकिन इसका जब उल्टा हो जाए कि हाइड्रोजन जुड़ जाए, धन विद्युतीय जुड़ जाए और ये दोनों निकल जाए तो वहां पे अपचयन हो जाता है। बहुत बड़ी फैक्ट की बात है भाई। ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ये माइंड में सेपरेट शब्द रख लेना। ऑक्सीकरण मतलब आपका ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, और जब ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं तो आपके धन विद्युतीय तत्व निकलता है, तो भी आपका ऑक्सीकरण होता है। वहीं पे जब हम अपचयन पे पहुंचते हैं, अपचयन पे, कि अपचयन की बात करते हैं बच्चों, अपचयन, अपचयन में उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा। और जब भी हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा वहां भी अपचयन है, ठीक है, अपचयन है। और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तब पर भी अपचयन है। लेकिन इसके अपोजिट में यदि धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना वहां भी अपचयन है, और ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना वहां भी अपचयन है। तो ये शॉर्टकट में हम बता रहे हैं।
अभी यहाँ पे। बाकी बच्चों अगले लेक्चर में हम आपको पूरा अभिक्रिया के साथ कई सारे एग्जांपल्स लेकर के आएंगे, आक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स, क्योंकि हम एक सीक्वेंस से तैयारी कराएंगे ना पूरा धीरे धीरे। दूसरे लेक्चर में आक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया करा देंगे। तीसरी अभिक्रिया में आक्सीकरण संख्या कैसे निकालती हैं वो चीज कराएंगे बच्चों। इसके बाद हमारा रहेगा इलेक्ट्रोड के बारे में कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोड है ना आपका होता है ना। उसके बाद हम सीधे चलेंगे कि विद्युत अपघट पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, तुल्यांकी चालकता, सेल स्थिरांक, ये सारी चीजें क्रम क्रम से चलेंगी। लेकिन यदि इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसका हैंड रिटन नोट्स यदि आपको चाहिए तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।